नमस्कार साथियों, तो स्वागत है इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में 20 फरवरी का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि ये 20 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 3 का है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 4 संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है, तो दोनों संख्या का योग बताना है। तो पहले यहाँ पर ये देखिए, 4 संख्याएं, औसत कितना है 52 है। तो संख्या का योग कितना होगा, तो औसत गुना संख्या का करेंगे तो योग निकल जाएगा। तो औसत 52 है और संख्या कितना है 4 है। तो 52 गुना 4 करेंगे तो 52 को अगर हम 4 से गुना करें तो कितना आपका हो जाता है, तो आपका हो जाता है 208। कितना होता है 208। ठीक है। अब यहाँ ये देखिए क्या बोल रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत जो अन्य 2 संख्याओं का औसत का 3 गुना है। यानी कि अन्य 2 संख्या अगर x है, अगर अन्य 2 संख्याओं का औसत अगर x है तो प्रथम 2 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x क्योंकि क्या है 3 गुना है। क्या है 3 गुना है। अब देखिए ये जो है ये तो आपका औसत है ना, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका औसत है। क्या है, औसत है। तो संख्या का योग कितना होगा, यहाँ पर 2 संख्या है तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। और यहाँ भी क्या होगा, 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है। तो अब तो यहाँ भी ये 2 और ये 2 दोनों मिला के 4 हो गया, दोनों मिला क्या हो गया 4 हो गया। और यहाँ कितना है 4 संख्याओं का योग यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम इसको प्लस करें, क्योंकि ये दोनों तो बात तो एक ही हो जाता है, क्योंकि ये चार वही संख्या है, वो क्या है, यही दोनों संख्या तो है ना 4 गो। ठीक है। तो इनका योग क्या होगा 208 ही होगा। क्या होगा 208 ही होगा। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 गुना 3 6 और यहाँ 2 6 और 2 8 8x बराबर 208। तो ये x का मान यहाँ पर जो है हमें निकालना क्या है, हमें इसमें जो है तो x का मान तो यहाँ पर 52 हो जाएगा। x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, कटेगा 52 बार में। हमें क्या निकालना है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत है। तो योग। तो प्रथम 2 संख्या क्या है, प्रथम 2 संख्या तो ये वाला है, ये वाला क्या है प्रथम 2 संख्या है। कलर बदल देते हैं। ये वाला क्या है प्रथम 2 संख्या है। तो देखिए 2 गुना यहाँ क्या है 3 है, तो गुना 3। अब x का मान क्या निकला 52 निकला। क्या निकला 52 निकला। तो अब गुना करते हैं। तो 3 दूनी 6, 52 गुना 6 कितना होगा, 52 गुना अगर हम 6 करें तो 52 गुना 6 आपका हो जाता है 156 हो जाता है। कितना हो जाता है 156। किस ऑप्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य यानी कि CP और विक्रय मूल्य मतलब SP। तो अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य का 25%। तो 100 का 25 कितना होगा 25 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो हानि बताना है। तो देखिए 100 रुपये का सामान को कितने में बेच रहा है, 25 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है 25 में। तो 75 का हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है 75 का। तो 75 का हानि किस पर हो रहा है, ये 100 पर हो रहा है। तो 100 पर होगा तो ये तो आसान है एकदम। 100 पर जितना भी हानि होगा उतने % हो जाएगा। 100 पर जितना भी हानि होगा वो उतने % हो जाएगा। तो 100 पर 75% का हानि हो रहा है तो 75% ही आपका हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक मूवी टिकट के मूल्य में जो है 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। तो आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आप ऐसे समझिए, अगर पहले अगर ये कोई 100 कमा रहा था तो अब वो क्या कहता है 18% की वृद्धि कर देता। तो इसमें वृद्धि करेगा 18% के, तो क्या होगा 118 होगा। पहले आपका 100 था, बाद में क्या होगा 118 हो गया। लेकिन क्या कहता है कि इसमें जो 25% कम हो जाता है दर्शकों की संख्या। तो ये जो कम होगा किस पर कम होगा, ये 118 पर कम होगा, 100 पर नहीं। क्योंकि नया मूल्य तो आपका 118 है तो इसी पर ना कम होगा, क्योंकि पुराना मूल्य में तो लोग देखने जा ही रहे थे। लेकिन नया मूल्य हुआ तो क्या वो कम हुआ, तो नया मूल्य पर ही कम हो जाएगा। तो देखिए तो 25% कम होगा तो बचा कितना, अगर हम 100 में 25 को निकाल देंगे तो बचेगा कितना 75 बचेगा। तो हम सीधा क्या करेंगे 118 का 75% निकाल लेंगे। तो 118 का 75% यानी 75/100। तो यहाँ देखिए
ये कटेगा 25 से 3 बार में और ये 4 बार में। गुना करते हैं 18 गुना 118 गुना 3 कितना होगा 354 होगा, 354/4। अब देखिए 4 से तो 35 आपका, फिर 32 आपका 8 बार में, फिर शेष 3 बचा 34, फिर 32 आपका 8 बार में, दशमलव, फिर 2 बचेगा तो 20 आपको 5 बार में, यानी 28.5 आया। तो देखिए अब कितना की इसमें कमी मतलब आय में प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आय पहले आपका 100 था, पहले आय कितना था, पहले आय था 100, पहले आय कितना था 100, अब कितना हो गया 88.5 हो गया। तो यहाँ पर कितना का कम हो रहा है, तो यहाँ देखिए 11.5 का कमी आ रहा है, 11.5 का यहाँ पर कमी आ रहा है, यानी कि कितने में 100 में, कितने में 100 में। तो 100 में जितना भी कमी आ जाता है उतने % हो जाएगा। तो इसमें 11 है तो 11.5% की कमी इसमें आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, तो औसत चाल जो होता है यानी कि एवरेज स्पीड, जो कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड यानी AS, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल यानी कि टोटल दूरी बटे टोटल समय। ठीक है, ये टोटल मतलब T मतलब टोटल। तो टोटल यहाँ दूरी कितना हो जाएगा, तो टोटल दूरी यहाँ कितना हो गया 11 और यहाँ 22, 11 और 22 कितना हुआ 33 हुआ, कितना हुआ 33 हुआ। और कुल समय कितना हुआ, यहाँ 60 है, 60 मिनट और यहाँ 30 मिनट, यानी कि 60 का मतलब 1 घंटा और 30 का मतलब आधा घंटा, तो 1 और आधा कितना हुआ 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 घंटा यहाँ समय लग रहा है। तो बस इसे हम सॉल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा, यानी कि औसत चाल यहाँ पर निकल जाएगा। तो दशमलव को यहाँ पर हटाएंगे तो ऊपर दशमलव ऊपर आ जाएगा, दशमलव ऊपर आएगा तो 1 0 यहाँ बढ़ेगा। अब 15 से कटेगा 330 आपका जो है कितने बार में कटेगा, हाँ 22 बार में कट जाएगा, 22 बार में। तो ये क्या निकला 22 किलोमीटर प्रति घंटा पर क्या निकला, औसत चाल निकला, 22 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पीतल में जो तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है, तो 370 kg पीतल में तांबे की कितनी मात्रा है, तांबे की कितनी मात्रा है। तांबा आपका 25 है और जस्ता कितना है 12 है, कितना है 12 है। तो देखिए ये जो पीतल दिया टोटल इसका दिया है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 25 और 12 कितना हुआ, 25 से 12 37 हुआ, यानी कि 37 रेशियो का जो वैल्यू है, 37 रेशियो का वैल्यू कितना है 370, कितना है 370, ये 37 रेशियो का मूल्य। तो एक रेशियो का मूल्य कितना होगा, ये कटेगा कितने बार में 10 बार में, यानी एक रेशियो का कितना हुआ 10 हुआ, कितना हुआ 10 हुआ। हमें क्या बोल रहा है तांबे की मात्रा, तो तांबे की मात्रा कितना है, ये देखिए तांबे यहाँ क्या है 25 है, तो जब एक का वैल्यू 10 है तो 25 का कितना हो जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वही अगर हमें कहता कि जस्ता का, तो जस्ता का कितना 12 है तो 120 हो जाता, लेकिन हमें पीतल का तांबा का पूछा है तो तांबे का लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपया है, 10% और X% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी जो है 3150 रुपये में बेची जाती है। तो X का मान बताना है। तो पहले ये जो 10 बोल रहे हैं तो पहले हम 10% का हिसाब करेंगे। तो 5000 का 10% कितना होगा 500 का, 5000 का 10% कितना होगा 500 होगा। तो 5000 में 500 को माइनस करेंगे, अगर हम इसमें 500 को माइनस करें तो कितना होगा 45 होगा, कितना होगा 45 होगा। अब देखिए अब 4500 में X का छूट अगर दिया जाता है तो क्या होता है 3150 हो जाता है। तो इसे क्या हो जाता है 3150 हो जाता है, कितना हो जाता है 3150, ये आपका हो जाता है ना। ठीक है, अब हमें यही देखना है कि कितना कम इस कमी मतलब कमी हो रहा है। तो देखिए 45 में 3150 कितना कम है, तो 45 और अगर 32 हम देखें तो 13 और यहाँ 50, यानी 1350 का क्या है कमी है, 1350 का है कमी है, यानी कि 1350 का छूट दिया। अब देखिए ये जो छूट देगा किस पर देगा, ये 5000 पर नहीं देगा, ये 4500 पे देगा, क्योंकि क्रमागत का मतलब क्या होता है कि पहला छूट देने के बाद जो भी आएगा उसी पर छूट मिलेगा। तो 4500 पर ही छूट मिला है। तो 1350 जो है
4500 पर छूट मिला, तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर 0 0 यहाँ से ख़त्म, 45 यहाँ से कटेगा, इसे 135 आपका 3 बार यानी 30 बार में, यानी कि क्या निकला 30%। एक्स का मान क्या निकला 30%, एक्स का मान क्या निकला 30%, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है और 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए इसका तरीका देखिए क्या है, हम क्या कहते हैं जोड़ घटाव गुना भाग करके देखते हैं, लेकिन वैसा इसमें करने की ज़रूरत है नहीं। करना क्या है, देखिए यहाँ कितना 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह को छोड़ देता है, तो बचा कितना 5 को तो बचा है इसमें ना। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, देखिए अगर यहाँ पर 140 है ना, तो देखिए अगर यहाँ 150 के जगह पे, अगर 150 के जगह पे 144 ही रहता, अगर 150 के जगह पे 144 रहता, तब जो औसत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या होता, औसत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यह क्या 150 यानी कि ये क्या इससे ज़्यादा है, क्या इससे ज़्यादा है। अब देखें कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 6 ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा। अब समझिए अगर 144 होता तो 144 यहाँ रह ही जाता, ठीक, कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। अब ये जो 6 ज़्यादा है, क्योंकि ये 6 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है था क्यों, क्योंकि ज़्यादा वाला क्या छोड़ रहा है, ये जो 6 ज़्यादा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसे प्लस कर देते हैं, लेकिन प्लस नहीं करेंगे, समझिए, क्योंकि 6 क्या है ज़्यादा है और ज़्यादा वाला क्या छोड़ रहा है, तो छोड़ रहा है तो माइनस होगा, छोड़ रहा है तो क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस हम 6 करेंगे बटे। अब देखिए 6 को पहले से था, 6 को था पहले से, और जब ए को छोड़ देगा तो बचेगा कितना 5 है ना, बचेगा तो बटे 5 हो जाएगा। तो बस इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, तो बराबर 144 माइनस, अब देखिए 6/5 करेंगे तो 6/5 से कटेगा आपका 1.2। अब 144 में 1.2 माइनस करेंगे तो 142.8 आएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये अनुपात वाला है, यदि पी क्यू आर का जो है 9 10 11 है, तो पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी का मान बताना है। तो यहाँ देखें पी का वैल्यू 9 है, क्यू का वैल्यू 10 है, आर का वैल्यू 11 है। ठीक है, तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 9 है, क्यू का वैल्यू कितना है 10 है। वैसे यहाँ पर देखिए क्यू का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, क्यू का वैल्यू कितना है 10 है, और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 11 है। वैसे यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू कितना 11 है और पी का वैल्यू कितना 9 है। अब सभी प्लस कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 10 19, अनुपात यहाँ पर कितना 11 10 और 11 21, अनुपात 11 और 9 20। ठीक है, ये अनुपात आपका निकला 19 21 20, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दो संख्याएं जो है 11:13 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 7 है तो संख्या ज्ञात करें। तो ये जो अनुपात दिया है, तो अनुपात को हम 11 मतलब ये अनुपात है ना, तो इससे संख्या क्या होगा, संख्या को हम 11x मान लेते हैं और 13x मान लेते हैं, यानी कि दो को संख्या एगो 11x है एगो 13x है। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे x कॉमन है, x क्या है कॉमन है, x क्या है कॉमन है, x क्या है कॉमन है। लेकिन यहाँ पर कितना है 7 है, तो देखिए महत्तम समापवर्तक का मतलब ही होता है कॉमन, महत्तम समापवर्तक का मतलब ही होता है कॉमन। तो इसमें कितना कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और यहाँ कितना कॉमन है 7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 7 है, x का वैल्यू क्या है 7 है। तो बस कुछ नहीं करना है, मान रख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 × 7 यानी कि 77, और यहाँ पर 13 × 7, 13 × 7 कितना होगा आपका 13 91, यानी कि 77 और 91 किस ऑप्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपये है, तो यदि लाभ प्रतिशत 33 है तो विक्रय मूल्य कितना है। अब यहाँ पर यह देखिए लाभ 13, तो यहाँ पर भी CP और SP वाला बात आएगा, CP और SP वाला बात यहाँ पर आएगा, क्या आएगा CP और SP वाला बात आएगा। तो देखिए CP, देखिए CP और SP, तो अगर CP 100 है
कितने का लाभ हो रहा है? 33% लाभ हो रहा है। तो 33% का लाभ मतलब क्या होता है? तो यानी कि 33% ज़्यादा में बेचेगा। तो 100 का 33, तो 100 में खरीदा तो बेचेगा कितना है? 133 में बेचेगा, तब ना 33 का लाभ होगा, क्योंकि परसेंट का लाभ हो रहा है। तो यानी कि CP आपका 100 निकला और SP आपका 133 निकला। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखिए दोनों का अंतर कितना है। दोनों का अंतर कितना है? आप कहेंगे 33 का अंतर हो रहा है। कितने का अंतर हो रहा है? 33 का अंतर हो रहा है। लेकिन यहाँ संख्या में कितना है? 264 है। यानी कि 33 यूनिट का जो वैल्यू है कितना है? 264 है। कितना है? 264 है। तो इससे हम निकाल लेंगे 1 यूनिट का वैल्यू, तो कटेगा इससे एक बार में, तो एक मतलब 33 से, और ये कटेगा 33 से कितने बार में? ये 8 बार में कटेगा। हाँ, 264 8 बार में। हाँ, 66 गुना 4 264। हाँ ठीक है, 8 बार में कटेगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकला? 8 निकला। क्या निकला? 8 निकला। 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकला? 8 निकला। हमें क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 133 है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो 133 का वैल्यू कितना होगा? तो 133 गुना 8 कर देंगे, तो 133 गुना 8। अगर हम 33 गुना 8 करें तो कितना होता है? 264 होता है। और ये 100 गुना 8 तो 800, 8 और 8 तो 1000, यानी 800 और 200 तो यानी 1000, और यहाँ कितना? 64 है, यानी कि 1064 यहाँ पर आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। तो देख सकते हैं ये, तो यहाँ पर जो है पहले हम किसका काम करते हैं? पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर उसको ऑफ का काम का काम करेंगे। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है? तो ब्रैकेट में भी पहले क्या है? तो भाग, पहले भाग का काम होगा, फिर गुना का। तो भाग का काम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये कट जाएगा कितने बार में? 4 बार में। कितने बार? 4 बार में, यानी 1/4 आया ना। यहाँ क्या है? गुना है। यहाँ पर क्या है? 1/4 आया। फिर 4 इससे कट जाएगा, 24 से कितने बार में? 6 बार में। फिर यहाँ पर 6 गुना 4 24 आया। 6 गुना 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कुल मिला के क्या आया? 24 आया। ठीक है, कुल मिला के आया 24 आया। अब देखिए, अब ये भाग है यहाँ पर, तो ये 24 ये 24 खत्म, ये 24 ये 24 खत्म। तो यहाँ बचा कितना? 19 बचाना। तो ये 19 ही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 12 नंबर का सवाल को देखिए। यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में कर सकता है तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखिए फार्मूला, मतलब पिछले वीडियो हमने बताया था, फार्मूला क्या होता है? M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, ये फार्मूला होता है। लेकिन इसमें काम तो एक हुआ है ना, तो जब काम एक हो रहा है तो नीचे वाला कोई मतलब नहीं बनता है। काम जब एक हो रहे तो नीचे वाला कोई मतलब नहीं बनता, तो नीचे वाला अगर हम हटा भी देंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो M1 का मतलब क्या है? 18 है। 18 गुना कितना दिन है? 13 दिन है, बराबर M2 कितना है? 54 आदमी है, और दिन हमें क्या है? निकालना है। तो D2 हमें निकालना है। नीचे वाला कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि एक के काम है। जब एक के काम रहे तो कोई मतलब नहीं बनता है। अब ये 18 दिया 54 3 बार में कटा, और फिर यहाँ D2 बराबर क्या हो जाएगा? D2 बराबर ये 3 इस पास जाएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी 13/3 आएगा। 13/3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर जब 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो कितना गुना होगा? 3 गुना हो रहा है। यानी कोई राशि अगर 100 है तो 100 का 3 गुना कितना होगा? 300 होगा। अब ये 300 हुआ तो कितने की इसमें वृद्धि हुई? कितने की वृद्धि हुई? यहाँ पर 200 की वृद्धि हुई। कितने पर? 200 की वृद्धि हुई। यानी कि 100 में 200 वृद्धि हुई, तो यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 200% की वृद्धि हुई। 200% की वृद्धि हुई कितने समय में? 8 वर्ष 6 महीने। तो 8 वर्ष 6 महीने का मतलब आधा होता है, यानी कि 8.5 वर्ष में, यानी कि 8.5 ईयर में क्या हुआ आपका? 200% की वृद्धि हुई। 200% की क्या हुई? वृद्धि हुई। हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछा वार्षिक दर। वार्षिक दर का क्या मतलब? यानी कि 1 साल का पूछ रहा है। तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा? यह इस बार आएगा, तो 200/8.5 ये आपका आएगा। तो अब ये देखिए, ये दशमलव वगैरह हम हटाएंगे तो यहाँ पर आपका जो है ये वो 0 बढ़ेगा। अब देखिए, तो 5 से कटेगा 17 बार में, और ये आपका 5 से कितने बार में कटेगा? 400 बार में।
ठीक है। तो 400/17, अगर यहाँ पर देखिए 408 अगर होता तो 17 से आपको कट देता कितने बार में, 24 बार में कटा, लेकिन क्या कम है तो 24 तो नीचे आएगा, लेकिन 23 से ऊपर ही रहेगा, तो 23 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 23 पॉइंट कुछ आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या जो है 4.2 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन कितना है। तो गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 4/3 गुना पाई का मतलब 22/7, आर क्या है 4.2, 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 ये होता है। तो करने मतलब अगर हम इसे कटा के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। कटा का आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 28,500 रुपये है और विक्रय मूल्य 15,675 रुपये है। तो छूट परसेंट याद करें, छूट परसेंट। देखिए अंकित मूल्य आपका 28,500 है और विक्रय मूल्य कितना, इतना है। तो यहाँ कितना कम है, देखिए यहाँ पर कितना का अंतर है, कितना का अंतर है। तो 28,500 और 15,675। तो अगर यहाँ 15 की जगह में 16 रहता तब कितना होता, अगर यहाँ 15 की जगह में 16,000 रहता तब आपका कितना अंतर होता, 12,500 होता। लेकिन क्या है यहाँ 325 कम है। तो 12,000 में 12,500 में 325 हम प्लस करेंगे तो 12,000 5 और 3 8, 12,825 हो जाएगा, 12,825 निकल के आएगा। यानी कि इतने का यहाँ पर छूट दे रहा है, इतने का छूट दे रहा है। किस पर, ये इस पर दे रहा है छूट, किस पर दे रहा है 28,500 पर छूट दे रहा है। 28,500 पर क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। 28,500 पर क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, 0 0 यहाँ से ख़त्म। कलर करते हैं चेंज। अब देखिए 5 से कटाते हैं, तो 5 से कटेगा ये 28 आपका 25 आपका 5 बार में, फिर 35 आपका 7 बार में 57, फिर ये भी 5 से आपका कटेगा तो 12 आपका, फिर 10 आपका है 2 बार में, फिर यहाँ 2 बचा 28, फिर 25 आपका 5 बार में, फिर 3 32, फिर 30 आपका 6 बार में, और फिर यहाँ 25 आपका 5 बार में, 2565 कितना है 2565। अब जो है किससे कटेगा, हाँ 19 से कटाते हैं, देखते हैं। हाँ 19 से कट जाएगा, ये 3 बार में और ये 19 से एक बार में, फिर बचा कितना 6 बचा 66, फिर 57 आपका 3 बार में, फिर बचा कितना 7 9 95 आपका 5 बार में 135, फिर ये 3 से कटेगा 135 आपका, 3 से कटेगा 135 आपको 45 बार में, कितने बार 45 बार में। कुल मिला के बात है कि 45% का यहाँ पर छूट दिया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ए और बी अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 और 60 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद क्या किया, काम को छोड़ दिया और बी ने शेष 12 दिनों में काम को पूरा किया। तो काम की शुरुआत कितने दिनों में के बाद ए ने काम को छोड़ा, यानी कि ए जो है कई दिन तक काम किया, ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए ए जो है 20 दिन में काम कर रहा है और 20 दिन में, और बी जो है 60 दिन में। तो हम इससे पहले कुल काम निकालते हैं, फिर उसका क्षमता निकालेंगे। तो कुल काम कितना है, 20 और 60 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, यानी कुल काम क्या है 60 है। तो क्षमता क्या होगा, देखिए ये 20 दिन में कर रहा है 60 काम, तो एक दिन में क्या काम, एक दिन में आपका 3 काम करेगा, और ये 60 दिन में कर रहा है काम, तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो मतलब एक दिन में क्या काम करेगा, एक काम करेगा, एक दिन में क्या काम करेगा, एक काम करेगा। ये 3 काम करेगा और ये 1 काम करेगा, ठीक है। ये क्षमता निकल गया। अब देखिए बी का जो 12 दिन दिया है, तो पहले हम बी का ही हिसाब कर लेंगे। तो बी देखिए एक दिन में 1 काम करता है, तो 12 दिन में क्या कम करेगा, तो 12 दिन में 12 काम करेगा, 12 दिन में क्या काम करेगा, 12 दिन में 12 काम करेगा, 12 दिन में बी क्या करेगा, 12 काम करेगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 60 काम है, टोटल यहाँ पर क्या है 60 काम है। अब 60 में से 12 काम बी ने कर दिया, तो बचा कितना 48 काम बचा, क्या बचा 48 काम बचा। अब ये जो 48 काम है, इसमें तो दोनों साथ में मिलकर काम करेगा, क्योंकि क्या इसमें क्या बोल रहा है कि उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, यानी कि इसमें तो ये दोनों साथ में मिलकर काम करेगा, तो यहाँ पर क्या 48 है। तो अब देखिए
तो एक दिन में क्या काम हो रहा है, एक दिन में आपका जो है 3 1 4 काम हो रहा है, एक दिन में 4 काम हो रहा है। तो 48 काम कितने दिन में होगा? देखिए 4 काम एक दिन में, 4 काम एक दिन में, तो 48 काम कितने दिन में? तो बट क्या हम 4 से भाग देंगे इसे, तो 12 बार में, यानी कि 12 दिन में ये काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे भी समझना चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए समझिए, 4 काम, ये 4 डब्लू जो है एक दिन में हो रहा है, एक दिन में हो रहा है। तो एक काम कितने दिन में होगा? 1/4 होगा। ठीक है, तो वैसा ही 48 काम कितने दिन में होगा? 48 डब्लू बराबर, तो क्या होगा 1/4 गुना 48, यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये कि 12 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है और तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में जो है 9464 रुपये हो जाएगी। तो देखिए इसमें ज़्यादा जो है आसान तरीका, देखिए 30% है तो 30 को पहले हम भिन्न में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भिन्न में लिखेंगे। तो 30 को भिन्न में लिखेंगे, क्या होगा? 30/100 होगा ना, 0 खत्म, यानी 3/10 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3/10 लिख सकते हैं। तो देखिए यानी कि अब आप ये समझिए कि जो आपका जो है ये आपका हो गया मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल, ये आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल हो गया, और ये 3 जो है ये आपका SI हो गया, मतलब ब्याज हो गया, ब्याज यानी यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपका CI हो गया। ये क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर हो गया। तो देखिए, तो मूलधन तो आपका 10 हुआ, मूलधन कितना हुआ? 10 हुआ, लेकिन टोटल धनराशि कितना हो गया? देखिए 3 रुपये ब्याज है, मूलधन आपका 10 है, टोटल कितना हुआ? टोटल अमाउंट आपका 13 हो गया। टोटल अमाउंट आपका क्या हो गया? 13 हो गया। कितना हो गया? टोटल अमाउंट कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो बस अब करना कुछ नहीं, समय कितना दिया है? समय का, हाँ 2 वर्ष समय दिया है, तो समय जितना दे उतने पावर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है P/A, या फिर A/P भी आप कर सकते हैं। तो अब देखिए P/A बराबर P/A बराबर जो होता है, ये जो भी यहाँ पर दर आया तो बस वही हम कर देंगे। तो P कितना है आपका? P कितना है? P यहाँ पर 10 है, और अमाउंट कितना है? 13 है, बटे 13। ठीक है, बटे 13, तो यहाँ पर बटे 13 आया ना। अब क्या करेंगे? 2 वर्ष है तो जय साल रहे उतने पावर, तो 2 साल है तो पावर 2 कर देंगे। अब यहाँ देखिए P का तो मान इसमें नहीं दिया है, P का तो मान इसमें नहीं दिया, तो P का जगह P नहीं देंगे। और A का मान कितना है? 9264 है, 9464 है, 9464 है। ठीक है, बराबर, अब देखिए स्क्वायर यानी कि 10 गुना 10 बटे 13 गुना 13। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 से ये जो है कट जाएगा। देखिए 13 से कटाएंगे इसे 9464, तो 91 आपका 7 बार में, यहाँ कटाते हैं 7 बार में, 91 आपका 7 बार में, फिर 3 बचा, फिर 36 आपका 2 बार में, 10 बचा, 104 आपका 8 बार में, 728। फिर ये भी 13 इससे जो है यहाँ पर कट जाएगा, ये 13 भी इससे कट जाएगा, तो यहाँ कटाएंगे। 65 आपका 5 बार में, 13 × 5 = 65, फिर बचा के ना 7 बचा 78 आपका 6 बार में, यानी कि 56। अब क्या होगा? बस कुछ नहीं, कोना कोनी गुना हो जाएगा। यहाँ तो 10 गुना 10 100 हुआ, कोना कोनी गुना करो 56 गुना 100, 56 गुना 100 करेंगे तो क्या होगा? 5600 होगा, यानी कितना निकला? 5600। यहाँ पर लिख देते कितना निकला? 5600 निकल के आपका आया, तो 5600 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप कर सकते हैं कि कहने मतलब ये है कि जो भी इसमें दर है या जो भी इसमें परसेंट दिया हुआ है तो उसी को भिन्न में करके जो है कर सकते हैं। नीचे वाला जो रहे उसे लिखना है, और दोनों को प्लस करने के बाद उसे लिखना है, जय साल रहे उतने पावर उसमें देके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी संख्या में 25 से घटा दिया जाए तो वह संख्या 50% हो जाती है। तो संख्या क्या है? तो 100 में 100 क्या हो जाता है? 50 हो जाता है। क्या हो जाता है? 50 हो जाता है। तो 150 कब होगा? जब हम इसमें 50 घटाएंगे, जब हम इसमें 50 घटाएंगे। लेकिन यहाँ संख्या में कितना है? 25 है,
यानी कि 50% का वैल्यू क्या है, 50% का जो वैल्यू है क्या है 25 है। 50% का वैल्यू क्या है 25 है। हमें संख्या पूछ रहा है तो संख्या है तो 100% होगा। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 50 का वैल्यू 25 है तो 100 का क्या होगा 50 होगा, दोगुना हो जाएगा 50। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए पहले यहाँ पर किसका काम करेंगे, पहले हाँ यहाँ पर पहले भाग का काम यहाँ पर पहले होगा। तो यहाँ देखिए 41/14 गुना 84, तो ये यहाँ कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, अब ठीक है तो यहाँ बचा कि नहीं 41 गुना 6, पहले गुना काम करेंगे तो 41 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा 6 गुना 4 240 और यानी कि 246 हुआ। और यहाँ कितना है 880 है, तो प्लस यहाँ पर 880 यहाँ पर हो जाएगा और माइनस कितना बचा यहाँ पर 26 बचा। तो पहले इसका हिसाब कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2 और 8 1000 है और 46, तो 46 और यहाँ पर 80, तो 46 और 80 यहाँ पर कितना होगा 126 होगा। तो यहाँ कितना होगा 1126 निकल गया, 1126 यहाँ पर हुआ। और यहाँ कितना है -26, तो 1126 में 26 गया तो आपका 1100 बचेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब अंतिम सवाल देख लेते हैं। देखिए पहले ब्रैकेट का काम, तो 9 4 13, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ करते हैं 16 गुना 13 माइनस 13 गुना 14, 13 गुना 14 बटे, अब यहाँ कितना है 50 माइनस 12 और 12 24, ठीक है। अब देखें 16 गुना 13 करेंगे तो 16 गुना 10 160 और 16 48, यानी कि आपका आया 208 आया। 208 माइनस 13 गुना 14 करेंगे तो आपका आएगा 13 गुना 14 होगा हाँ 182 होगा, बटे 50 में 26 गया, 50 में 26 गया, 50 में 24 गया तो 26 आएगा, कितना आएगा 26 आएगा, बराबर 208 में 82 182 गया तो 82 का 18 और 8 26 बटे 26, यानी कि 1 आया। क्या है 1 आया। इस ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।